हेलो स्टूडेंट्स, सो हाउ आर यू ऑल। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा लास्ट एपिसोड ऑन न्यूक्लियाई, जिसमें हम एक रिएक्शन जो हमारा बाकी था दैट इज़ फ्यूजन रिएक्शन ऑन द सन, इसको पहले देखते हैं और उसके बाद लेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो फ्यूजन रिएक्शन ऑन द सन क्या होता है, मल्टी स्टेप प्रोसेस होता है जिसमें हाइड्रोजन बर्न होती है हीलियम के अंदर। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम यहाँ पर लिखते हैं और समझते हैं कि एक्चुअली हाइड्रोजन टू हीलियम का सफ़र कैसे हुआ। देखो, तो सबसे पहले एक हाइड्रोजन लेंगे, उसके साथ एक और हाइड्रोजन लिया। ठीक है, ये सिंगल हाइड्रोजन है दोनों भी। ये दोनों सिंगल हाइड्रोजन मिलकर एक ड्यूटेरियम बनाते हैं। ठीक है, ड्यूटेरियम। ओके, ड्यूटेरियम अगर बनाया तो इसमें हुआ क्या, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक एक ये वाले, देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रोटॉन है। ठीक है, प्रोटॉन है इसके पास में। अब यहाँ गए तो यहाँ हुआ क्या, यहाँ पर एक प्रोटॉन कन्वर्ट्स टू न्यूट्रॉन हो गया है। ठीक है, न्यूट्रॉन पे कन्वर्ट हुआ है अगर, तो उसने क्या रिलीज़ किया होगा, उसने बीटा प्लस रिलीज़ किया होगा। बीटा प्लस मतलब उसको ई प्लस लिखते हैं, है ना। बीटा प्लस यानी इलेक्ट्रॉन प्लस, पॉजिट्रॉन लिखते हैं उसको। पॉजिट्रॉन रिलीज़ किया होगा। पॉजिट्रॉन के साथ कौन निकलता है, तो हमने पढ़ा है कि इसके साथ न्यूट्रिनो निकलता है। ठीक है, न्यूट्रिनो निकलता है और इसके साथ में कुछ एनर्जी निकलती है जो कि होती है 0.42 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये हो जाती है आपकी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलते हैं। इसमें कौन कौन है ज़रा समझ लेते हैं। यहाँ पर है ये है आपके पास में हाइड्रोजन बोले तो ये प्रोटॉन है। ठीक है, तो ये प्रोटॉन है और ये एक प्रोटॉन है और इसने यहाँ पर जाकर दिया एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। ठीक है, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन ऐसा है। और यहाँ पर इसने क्या रिलीज़ किया, ये पॉजिट्रॉन रिलीज़ कर दिया। तो इसको भी नोट करेंगे, पॉजिट्रॉन रिलीज़ किया। और ये क्या है, ये न्यूट्रिनो है। ठीक है, ये भी हमको पता है, न्यूट्रिनो प्लस एनर्जी प्लस एनर्जी। तो इतना सब कुछ हुआ फर्स्ट स्टेप के अंदर में। अब देखो, एक पॉजिट्रॉन यहाँ से निकला तो वो एक पॉजिट्रॉन क्या करेगा, वो सबसे पहले भस्म करना चाहेगा दूसरे के साथ मिलकर। किसके साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर। तो हम उसको बोलते हैं कि एक पॉजिट्रॉन आया और उसने एक इलेक्ट्रॉन को मिलकर एनाइलेशन किया, पेयर एनाइलेशन। ठीक है, और उसने बनाया 2 गामा। ठीक है, 2 गामा बनाया उसने, फोटॉन्स, और एनर्जी निकाला कुछ 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। ठीक है, इतनी एनर्जी उसने रिलीज़ किया। ये हुआ आपका स्टेप 2, यानी कि इसको बोलते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 समझ लो। ठीक है, ऐसे हुआ। तो इस इक्वेशन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसको बोला जाता है पेयर एनाइलेशन। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं पेयर एनाइलेशन। ठीक, पेयर एनाइलेशन। और ये होता है गामा फोटॉन, यहाँ से उसे रिलीज़ किया है गामा फोटॉन। ठीक है, ऐसे हो जाता है। ये हमने इससे पहले भी देखा था पेयर एनाइलेशन में। ठीक है, नेक्स्ट, ये 2 स्टेप होने के बाद अब यहाँ से जो आपके पास में जो ये ड्यूटेरियम मिला, ये क्या है, ये ड्यूटेरियम है इसका नाम। ठीक है, ड्यूट्रॉन या ड्यूटेरियम बोलते हैं। ये ड्यूटेरियम क्या करता है, एक और हाइड्रोजन के साथ फ्यूज़ होता है। ये ड्यूटेरियम 1 2 प्लस एक और हाइड्रोजन सन के ऊपर में, एक और हाइड्रोजन के साथ ये फ्यूजन करता है और इसके बाद यहाँ पर बनाता है ये एक हीलियम आइसोटोप। ठीक है, हीलियम आइसोटोप बनाता है। देखो, इसने ही बना दिया ड्यूटेरियम और ये वाला हीलियम आइसोटोप बना दिया। ऊपर के देखेंगे तो 3 हो गया। ठीक है, और यहाँ से अभी कोई पार्टिकल, एंटी पार्टिकल कुछ नहीं निकलेगा, यहाँ से सिर्फ गामा रेज निकलेगी, क्योंकि वो उसका स्टेबिलिटी यानी कि उसका इस एक्साइटेड स्टेट से चेंज करती है उसको। तो हम बोलेंगे कि गामा फोटॉन निकलता है और एनर्जी निकलती है 5.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये एनर्जी निकलती है। ये हो गया आपकी स्टेप नंबर 3 समझ लो। ठीक है, इतने स्टेप हो गए। अब ये 3 स्टेप तक, यहाँ तक तो आ गया आपके, आपने हीलियम का एक आइसोटोप बना दिया। ये है आपके पास में हीलियम का आइसोटोप। इट्स नॉट एक्चुअल स्टेबल हीलियम। ठीक है ना, ये अनस्टेबल है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि अनस्टेबल हीलियम बना है इससे, हीलियम आइसोटोप। ठीक, ऐसे हुआ। अब ये हीलियम आइसोटोप को क्या करना चाहेगा, ये उसको स्टेबल हीलियम में कन्वर्ट करना चाहेगा। तो वो क्या करता है, स्टेबल हीलियम में कन्वर्ट करने के लिए अपने ही जैसा एक और हीलियम को ढूंढता है और उसके साथ ऐड हो जाता है, उसके साथ फ्यूजन कर लेता है। ठीक है, तो एक और उसको हीलियम मिल गया। ये हीलियम कहाँ से आया होगा, ये वाला जो हीलियम आया वो सेम इसी तरह के प्रोसेस से आया। ये 3 इक्वेशन, ये जो 3 प्रोसेस दिख रहे हैं ना आपको, 3 स्टेप जो दिख रहे हैं, ये तीनों स्टेप करके आया होगा ये वाला हीलियम भी। तो मतलब अपने पास में अभी 2 ऐसे पार्टिकल है जो 3 स्टेप सॉल्व करके आए हैं।
तो 3 स्टेप इसने भी करा, 3 स्टेप इसने भी करा, ठीक है, ऐसा है। तो यानी कि ऊपर की जो 3 स्टेप है ये 2-2 बार होनी चाहिए। आप समझे बात को, ऐसा होता है। तो ये ऊपर के 3 स्टेप 2 बार हुई होगी, एक बार इसके लिए और एक बार इसके लिए, तो ये दोनों मिल गए। अब ये दोनों मिलकर क्या करते हैं हमारे पास, ये बनाते हैं एक हीलियम, और ये हीलियम होता है स्टेबल, ठीक है, स्टेबल हीलियम बन गया, फाइन। अच्छा, अब ये जो स्टेबल हीलियम है इसके साथ में क्या हुआ, देखो ये 3 और 3 कितना था, 6 था, 6 में से यहाँ पे तो 4 ही आए, है ना, यहाँ पे मास नंबर कितना है 4, तो बचे कौन, 2, तो ये 2 कहाँ गए, और यहाँ पे 2 और ये 2 देखा आपने, तो ये 4, लेकिन यहाँ पे तो 2 ही आपके पास में प्रोटॉन है, तो फिर 2 कहाँ गए, और तो इसने एक और जो है प्रोटॉन रिलीज़ किया, एक और प्रोटॉन रिलीज़ किया, ठीक है, ऐसे हुआ है। इसने प्रोटॉन 2 प्रोटॉन रिलीज़ कर दिया, और प्लस एनर्जी हो चुकी है यहाँ पर रिलीज़ 12.86 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 4। तो 4th इक्वेशन जो है आपकी ये एग्जैक्टली आपको दे रही है कि इस तरह से हीलियम हमारा बना है, ठीक है। अभी जो 4th रिएक्शन है, तो देखो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, देखो फॉर 4th रिएक्शन टू ऑकर, ये वाला 4th रिएक्शन, इसको ऑकर होने के लिए फर्स्ट 3 रिएक्शन जो है मस्ट ऑकर ट्वाइस, ऑब्वियसली, ठीक है ना, वो 2 बार यहाँ पर परफॉर्म हुए हैं, जिससे आपको 2 यहाँ पर हीलियम मिले हैं, लाइटर हीलियम मिला आपको, और ये 2 लाइटर हीलियम मिलकर यहाँ पर एक ऑर्डिनरी हीलियम बना है, ठीक है। तो अब हमको अगर इक्वेशन कंबाइन करनी है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर के जो 3 इक्वेशंस, तो उसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को, उसको ऐड करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 को, और प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 3 को, ठीक है ना। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 को, क्योंकि वो 2-2 बार हो रहे हैं, और उसको ऐड किया आपने इक्वेशन नंबर 4 के साथ। तो अगर आप ये करते हैं तो नेट आपको जो इक्वेशन मिलती है वो क्या होती है, नेट रिएक्शन। देख लो, पहले नेट रिएक्शन लिख देता हूँ, फिर समझा तो कैसे आया। नेट रिएक्शन, तो नेट रिएक्शन आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया आपने ऊपर वाली इक्वेशन को, यहाँ जाकर देखो ये है आपके पास इक्वेशन, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब आपने 2 से मल्टीप्लाई इसको किया, ये इक्वेशन को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, फिर इस इक्वेशन को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, और ये वाली इक्वेशन में लिख रहे हैं आप, ठीक है। उसके साथ ऐड करेंगे अब ये वाली 4th इक्वेशन को, तो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 थे, ठीक है ना, 2 हाइड्रोजन इंटू 2 बोले तो 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है, 4 हाइड्रोजन प्लस, अब यहाँ पर देखो यहाँ कितना है, ये हो जाएंगे 2 ड्यूटेरियम, ओके, 2 ड्यूटेरियम प्लस, अब ये सारी इक्वेशंस को अगर अपन लिखते बैठेंगे ना तो बहुत लंबा जाएगा गेम, ठीक है। यहाँ पे आपको लिख के देखना है तो आप एक होमवर्क कर सकते हो, इसको देखो तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कौन है ये, पॉजिट्रॉन, फिर ये न्यूट्रिनो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, और ये इक्वेशन में ये डबल हो जाएगा, ठीक है, 0.84 हो जाएगा ये, ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसकी पूरी इक्वेशन लिखो, फिर इसकी पूरी इक्वेशन लिखो, देखो आपके पास में इस तरह की इक्वेशन आ जाती है, ठीक है, ये आ जाती है आपके पास इक्वेशन। और अब अपने को इसकी एक रिजल्टेंट इक्वेशन लिखना है, ये आ गया चारों इक्वेशन, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई हो गए, ये ऊपर की इक्वेशन तीनों भी 2 से मल्टीप्लाई हो गए, और ये है आपकी लास्ट इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ से देखो कैंसिल कौन कौन हो जाएगा, फाइनल इक्वेशन में किसको जगह नहीं मिलेगी, देखो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, ओके, यहाँ पे कौन है, 2 ड्यूटेरियम है ना, ये कौन है, ड्यूटेरियम है ना आपका, 2 ड्यूटेरियम, और इधर भी कितना है, 2 ड्यूटेरियम, तो ये ड्यूटेरियम कॉमन है इसलिए ये नहीं आएंगे, ठीक है, ये फाइनल इक्वेशन में नहीं इंक्लूड होंगे। इधर देखो 2 पॉजिट्रॉन है हमारे पास, तो 2 पॉजिट्रॉन के साथ चलेगा, ठीक है। अब क्या हुआ है, यहाँ से देखो ये 2 हाइड्रोजन है और इधर भी 2 हाइड्रोजन है, तो ये भी इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो इधर की इक्वेशन में कैसी लिखी जाएगी, फाइनल इक्वेशन लिखी जाएगी यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, देखो ये ऊपर के 4 हाइड्रोजन बचे, ये हाइड्रोजन तो इसके साथ चले गए, LHS में और कौन बचा, प्लस ये वाला, ठीक है, ये वाला, और यहाँ से आपने देखा था तो 2 हीलियम थे यहाँ पे, देखो ये 2 हीलियम न्यूक्लियस थे लाइटर वाले, वो इनके साथ चले गए, बराबर है कि नहीं, ऐसे हुआ, तो ये भी खत्म हो गए। अब आपके पास जो कुछ बचा है तो LHS को पूरा मेंशन कर लेते हैं, तो ये कितना हो गया, 4 हाइड्रोजन प्लस इधर 2 इलेक्ट्रॉन बचे सिर्फ, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इधर RHS में कौन बचा, RHS में बचा ओरिजिनल हीलियम अपना, ठीक है, ये हीलियम बचा, प्लस ऊपर से देखते हो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था, लिखा नहीं मैंने उसका, 2 है वो, उसके पास 2 है लिखा हुआ, 2 न्यूट्रिनो है वो, तो ये आ गया 2 न्यूट्रिनो, ठीक है, 2 न्यूट्रिनो आ गए, प्लस ये 4 गामा और ये 2 गामा, 6 गामा हो गए, प्लस 6 गामा, ठीक है,
ऐसा लिख दिया 6 गामा प्लस ये पूरी एनर्जी इसको ऐड करो तो ये पूरी एनर्जी ऐड होकर आती है 26.72 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इतनी आ जाती है एनर्जी। ये पूरी एनर्जी को अपन ने ऐड अप कर दिया। इस तरह से हम जो है तो इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो ये हो गई हमारी फाइनल इक्वेशन, ठीक है। इस तरह से फाइनल इक्वेशन लिखा जा सकता है। समझ में आई बात? अरे क्लियर है ना? ठीक है। इसमें LHS और RHS में 2-2 इलेक्ट्रॉन ऐड करो तो इसका एक फॉर्म ऐसे भी बनता है। 2-2 इलेक्ट्रॉन ऐड करो तो ये कितना हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बोले तो कितना, 4 इलेक्ट्रॉन। अब ये इसको देखो, ये पूरा एक एटम बन गया ना, फिर तो 4 हाइड्रोजन है और 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 4 हाइड्रोजन 4 इलेक्ट्रॉन, ये आपका एक एटम बन गया पूरा, ठीक है। यहाँ पे आओ, इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा ना फिर इधर, तो ये हो जाएगा आपका हीलियम के 2 प्रोटॉन, ठीक है, एटॉमिक मास 4 और 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए इसके साथ। 2 इलेक्ट्रॉन ऐड होकर ये हीलियम एटम बन गया, ये हीलियम एटम बन गया प्लस 2 न्यूट्रिनो प्लस 6 गामा, गामा कैसे लिखते हैं, गामा प्लस 26.7 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी, ठीक है। तो ये आपकी फाइनल इक्वेशन हो गई है। इसके अंदर हम ये बता रहे हैं कि 4 हाइड्रोजन एटम कंबाइंस टू फॉर्म, क्या किया, हीलियम एटम, ठीक है, हीलियम एटम बनाया उसे विथ रिलीज ऑफ 26.72 मिलियन या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। इतनी एनर्जी निकाला है, ओहो हो, बहुत ज़्यादा एनर्जी है भाई, ये बहुत ज़्यादा एनर्जी है। तो इतनी ज़्यादा एनर्जी निकलती है, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेस चल रहा है हमारे सन की सरफेस पर, ठीक है, सन सरफेस पर होता है, क्योंकि हीलियम जो है ये हमारे सन के अंदर में बन रहा है, ऐसी चीज़ नहीं है, ठीक है। ये सन के कोर में बन रहा है, ऐसी चीज़ नहीं है। क्योंकि क्या होता है, देखो कि हाइड्रोजन जो है तो वो कोर के अंदर डिप्लीट होना स्टार्ट होता है और हीलियम बना लेता है, ठीक है। हाइड्रोजन ने क्या करा, डिप्लीट होकर हीलियम बनाया। अब अगर हीलियम बनाया तो फिर क्या होगा कि कोर स्टार्ट्स टू कूल डाउन हो जाएगी और फिर स्टार बिगिन टू कोलैप्स हो जाएगा अंडर इट्स ओन ग्रेविटी। अब इसकी वजह से होता क्या है, देखो कि टेम्परेचर फिर से इंक्रीज़ होना शुरू होता है, कोर का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, ठीक है। कोर का जब टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो उसके अंदर में टेम्परेचर पहुंच सकता है 10⁸ केल्विन तक, ठीक है। फिर से प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है आपका फ्यूजन का, क्योंकि फ्यूजन के लिए तो ये लग रहा था ना थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन हमने इसको कहा, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस को कहा। तो फिर से फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है और फ्यूजन स्टार्ट होकर अब जो है वो हमारे हीलियम मिलकर एक कार्बन बना लेते हैं, ठीक है। इस तरह से क्या होता है कि बड़े बड़े जो है तो एलिमेंट्स फॉर्म होना शुरू होते हैं इसके अंदर में, ठीक है। लेकिन एक लिमिट होती है उसकी, पीक बाइंडिंग एनर्जी कर्व जो रहता है हमारा, वहाँ पे हम देखेंगे कि आयन बनने लगता है ये, ठीक है। तो ये कुछ कोर होते हैं स्टार्स की जिसके अंदर में आयन प्रोड्यूस होता है। अर्थ के कोर में आयन कभी नहीं बनता, ठीक है। आयरन जो है आपका Fe56 ये अर्थ पर कभी था ही नहीं, ये अर्थ का हो ही नहीं सकता, ये एलियन एलिमेंट है, ठीक है। क्यों ये एलियन एलिमेंट है? बिकॉज ये जो है ये कुछ स्टार्स के कोर में बनता है, ये बन ही नहीं सकता अर्थ के ऊपर में। तो ये स्टार्स के कोर में बना और वहाँ से आकर ये अर्थ पर गिरा है, ठीक है। तो ये वाला बात भी आपको याद रहनी चाहिए कि हमारे पास में आयरन आया कैसे, अर्थ पर जो आयरन आया वो कहाँ से आया बोलकर, ठीक है। चलिए कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। तो देखो पहला न्यूमेरिकल हमको दिया है कि एन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर इज प्रोड्यूस व्हेन गामा रे फोटोन ऑफ एनर्जी 2.36 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट passes close to a heavy nucleus. Find the kinetic energy carried by each particle produced as well as the total energy with each. अब दोनों की टोटल एनर्जी निकालना है अपने को और दोनों की काइनेटिक एनर्जी निकालना है। इसको शॉर्ट तरीके से सॉल्व करने का मेथड बताता हूँ। देखो लॉन्ग कट तो बहुत है इसके, आपको सॉल्यूशन तो कहीं भी मिल जाएगा, इसका शॉर्टकट क्या है देखो। शॉर्टकट ये बात याद रखो कि देखो शॉर्टकट में क्या याद रखेंगे कि द प्रोडक्शन ऑफ फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन, ये सब न्यूक्लियस की बात हो रही है, प्लीज़ बाहर की बात मत करो ऑर्बिट्स की, हम यहाँ पे न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन निकलने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इतनी एनर्जी होनी चाहिए। ये कहाँ पे पढ़ा था हमने, ये पेयर प्रोडक्शन और एनाइलेशन जब हमने पढ़ा था ना न्यूक्लियस के अंदर में, तब हमने पढ़ा था पेयर प्रोडक्शन। तो पेयर प्रोडक्शन में 0.51 लगती है एक इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन बनाने के लिए। तो समझो फॉर 1 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 पॉजिट्रॉन एनर्जी कितनी लगेगी,
एनर्जी रिक्वायरमेंट कितना हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो गया 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये याद कर लो, ठीक है, ये सिंपली याद हो गया, 1.02 लगने वाली है। अब अपने पास में देखो टोटल एनर्जी जो लिखी हुई है, तो अपन बोलते हैं उसको टोटल एनर्जी जो होगी, जो फोटोन की एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी ऑफ गामा फोटोन इज इक्वल टू काय में बटने वाली है, एक तो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके अंदर खर्च होने वाली है, उन दोनों को बनाने में, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ पॉजिट्रॉन, ये दोनों की काइनेटिक एनर्जी में खर्च होंगी, ठीक है। तो अब एनर्जी आपके पास बची कितनी, तो अपन बोलेंगे टोटल एनर्जी कितनी थी 2.36, माइनस कर दो उसमें से 1.02 को, ठीक है, तो 1.02 को आपने माइनस कर दिया, कितनी बची आपके पास में 2.36 माइनस 1.02 दैट्स इक्वल्स टू 1.34, तो आपके पास एनर्जी बची है 1.34 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये एनर्जी दोनों में इक्वेट हो जाएगी, ये एनर्जी इसको भी मिलेगी आधी और इसको भी मिलेगी आधी, तो अपन बोलेंगे कि ये आपके पास में है टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो आप बोलेंगे टोटल काइनेटिक एनर्जी दोनों में बांट दो, तो ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों की किसी एक की ले रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.34 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ गई 0.67 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 0.67 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हो गया आपकी एनर्जी 0.67 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, दोनों की, तो अपन बोलेंगे ये है आपका फाइनल आंसर, ये पहला आंसर हुआ, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन, ठीक है। अब अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आपको ये नहीं चाहिए था, आपको तो टोटल एनर्जी भी चाहिए ना अभी, तो टोटल एनर्जी ऑफ ईच पार्टिकल है ना, ईच पार्टिकल, वो दोनों की टोटल एनर्जी कितनी, तो क्या करो 0.67 तो है ना काइनेटिक एनर्जी उसकी, प्लस 0.51 जो उसको बनने के लिए लगी थी वो ऐड कर दो, तो ये दोनों को मिला दिया, ये वैल्यू कितनी हो गई, दोनों को मिला दिया तो 1.18 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये है उनकी टोटल एनर्जी जो एक के पास होगी, एक के पास, ठीक है, एक के पास जो रहने वाली एनर्जी है 1.18 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब बात समझ में आई, ठीक है, एकदम शुरू से आप आते हो तो शॉर्टकट में क्या करेंगे आप, ये देखो 2.36 दिखाना है, इसको 2 से डिवाइड कर दो, सीधा कितना आ जाता, 2 से डिवाइड कर दे तो 1.18 आ जाता ना, सीधा 1.18 में से 0.51 निकाल दो, 0.51 निकाल दिया आपने, तो वो इसका सेपरेट हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का अलग हो जाता है, पॉजिट्रॉन का अलग हो जाता है वैल्यू, तो इसमें 0.51 निकाल दिया तो बचा 0.67, ये उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, समझे। तो क्या होता है, टोटल एनर्जी आती है गामा फोटोन की और वो 1.02 खर्च करके दोनों को बनाती है, उसके बाद में जो एक्स्ट्रा बचती है वो दोनों में इक्वल बांट देती है, ठीक है, ऐसे होता है, दोनों इक्वल बांट दिया जाता है, समझे आप क्वेश्चन को अच्छे से, ओके। अब देखो इस टाइप के जो प्रॉब्लम दिया जाते हैं ना, जिसके अंदर बोला गया कि एन एक्सप्लोजन ऑफ एटॉमिक बॉम्ब रिलीजेस एन एनर्जी ऑफ 7.6 × 10⁻13 जूल if 200 million electron volt energy is released per fission of one uranium atom. Calculate the number of uranium atoms undergoing fission and the mass of uranium used in the atomic bomb. देखो बेसिक प्रिंसिपल लगा देना, इसके ऊपर में सिंपल हो जाता है क्वेश्चन। सबसे पहले तो हमको निकालना पड़ेगा, क्या निकालना है यहाँ पर, देखो द नंबर ऑफ यूरेनियम एटम्स। अब नंबर ऑफ यूरेनियम एटम का फॉर्मूला लिख लेते हैं, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ U92 एटम्स, ठीक है, U92 एटम्स, ये कितने यूरेनियम एटम नंबर कितना होगा, तो अपन बोलेंगे टोटल एनर्जी बनाया कितना उसने, बनाया है उसने एनर्जी 7.6, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे टोटल एनर्जी रिलीज्ड, ठीक है, टोटल एनर्जी रिलीज्ड ये होगा एटॉमिक बॉम्ब में से, डिवाइडेड बाय एनर्जी पर फिजन, एनर्जी पर फिजन बोला गया ना, एनर्जी पर फिजन, एनर्जी कैंसिल और फिजन ऊपर चलेगा, फिजन एटम्स मिल जाएंगे आपको यहाँ से, तो यहाँ से आपको फिजन एटम्स मिलते हैं, तो एनर्जी कितनी है, तो सबसे पहले देख लेते हैं, इसको लगाते हैं इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा आपका n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फिजन एटम्स इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी रिलीज कितनी है 7.6 × 10⁻13 जूल डिवाइडेड बाय 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करो, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन यानी कि 10⁻6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को करो तो 1.6 × 10⁻19, ये हो गया आपका जूल में वैल्यू, ठीक है, तो ये भी जूल में आ गया, ऊपर भी जूल में, ठीक है, जूल कैंसिल, ये नंबर आ जाएगा आपके पास में, तो ये नंबर कितना आता है
देखो इसको क्या करना है, ये 200 है ना, तो 2 इंटू 10⁸ बोल देना इसको, ठीक है। 2 इंटू 1.6 3.2, 7.6 डिवाइड बाई 3.2 किया तो 2.375 इंटू नीचे से कितना बना 11 -11 ऊपर जाकर +11 हो गया 24, 10 का पावर 24, ठीक है। ये हो गया आपके पास में नंबर ऑफ एटम्स। इतने नंबर ऑफ एटम्स है आपके पास में, ठीक है, इतने नंबर ऑफ एटम्स लग रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। नंबर ऑफ एटम मिल गया। अब नंबर ऑफ एटम्स मिल गया है तो हम क्या करेंगे इससे, देखो वी नो दैट, आपको मालूम है कि नंबर ऑफ मोल्स किसको बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू, एक तो होता है नंबर ऑफ एटम्स, इसको कैपिटल एन बोलूँ क्या थोड़ी देर, लो नंबर ऑफ एटम्स, तो ये हो गया हमारा नंबर ऑफ एटम्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, और यही होता है मास अपॉन मॉलिकुलर मास, है ना, मास अपॉन मॉलिकुलर वेट, है ना, ऐसे ही तो होता है। तो आपको टोटल मास निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, टोटल मास इज इक्वल टू, तो आप यहाँ से लिख लेंगे टोटल मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल से m0 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, तो नंबर ऑफ मोल तो ये है आपका, इसको m0 से मल्टीप्लाई करना है, तो लिख देंगे आप m0 इंटू n डिवाइडेड बाय n0, वैल्यूज पुट करो, m0 की वैल्यू कितनी है 235 ग्राम्स में आने वाली है ना अपनी वैल्यू, ठीक है। ऊपर कितना दिया, तो यूरेनियम देख लेना एक बार, 238 दिया कि 235 दिया, कौन सा दिया है, एक्सप्लोजर एटॉमिक बॉम्ब दिया, अच्छा ठीक है 235 रहता हुआ हमेशा दिया है क्वेश्चन में, 235, 238 भी देता कभी कभी, हाँ देख के लेना। और यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ n की वैल्यू यहाँ से ले लो 2.375 इंटू 10 का पावर 24 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.02323 इंटू 10⁻²23, ठीक है। ये होगी वैल्यूज़, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, और यहाँ से आपको मिलेगा मास ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल इट इज़ इक्वल्स टू 92.66 ग्राम्स। ये फाइनल आंसर है आपका, ठीक है। बहुत हार्ड लेवल के क्वेश्चन ये आ सकते हैं, अगर आए तो, बस इससे ज़्यादा तो कुछ पूछेगा नहीं, ठीक है। ऐसे तो इससे इतना तो मतलब हार्ड लेवल का कैलकुलेशन नहीं होता है, थोड़ा इजी होता है। अगर ये कैलकुलेशन आया भी तो इसको अवॉइड करो पहले, अगर एग्जाम में आता है तो इसको लास्ट में सॉल्व करो, और इजी वाला कैलकुलेशन हो तो ही सॉल्व करो, ठीक है। इस तरह से तो आपको क्लैरिटी तो आ गई ना, ऐसे निकालते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एमिटेड इन द डिके ऑफ रेडियम 226 into radon 222 is measured to be 4.78 mega electron volt. What is the total disintegration energy or the Q value of this process? तब देखो हमने इससे पहले एक क्वेश्चन ऐसा किया हुआ है कि Q वैल्यू और अल्फा का उसमें रिलेशन आया था, तो मैं यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख देता हूँ, स्टैंडर्ड रिलेशन याद कर लो इसको, ठीक है। स्टैंडर्ड रिलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड क्यू वैल्यू ऑफ प्रोसेस, क्यू वैल्यू ऑफ प्रोसेस इट इज़ इक्वल्स टू, तो यहाँ पे आप लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इट इज़ इक्वल्स टू A-4, यानी कि जो न्यू एटॉमिक मास नंबर है आपके पास में, डिवाइड बाय A इंटू द क्यू टोटल एनर्जी, ठीक है। ऐसे हो जाएगा। तो हमारे पास में इक्वेशन अगर ये वाला फॉर्मूला है, इसको बना दो फॉर्मूला, स्टैंडर्ड याद कर लेना इसको, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाने से आता है ये वैल्यू, ठीक है ना। मास और काइनेटिक एनर्जी का आप रिलेशन अगर यूज़ करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी इसकी। तो यहाँ पे ये लगाया आपने, चलो ठीक है भाई। अब Q की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ से Q इज इक्वल्स टू, इसको फिरा दो, तो Q बोले तो A ऊपर चला गया, यहाँ पर A-4 नीचे आ गया, इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा आ गया, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा वैल्यूज़ लगा दो इसके अंदर में, तो ये होगा Q इज इक्वल्स टू, ये आ गया 226 अपॉन A-4 इज 222 A डैश भी लिख सकते हैं आप उसको, A अपॉन A डैश इंटू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है 4 पॉइंट क्या दिया था 4.78 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.78 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये वैल्यू आपको दी है। चलो कैलकुलेशन करो इसका और ये वैल्यू निकालो। तो इसका वैल्यू अपने पास में आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 4.87 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझा ऐसा क्वेश्चन? बस जो अप्रॉक्सीमेट आंसर दिखा वो लिख देना, तो ये Q की वैल्यू हो गई आपके पास में, ठीक। चलो नेक्स्ट,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कैलकुलेट द रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, मतलब लैम्डा निकालना है ना, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालना है। इफ़ अल्फ़ा पार्टिकल्स इमिटेड कितने 3.7 इंटू 10⁻10 अल्फ़ा पार्टिकल्स आर इमिटेड बाय 1 ग्राम ऑफ रेडियम पर सेकेंड, है ना, 1 ग्राम ऑफ रेडियम, मास कितना दिया 1 ग्राम ऑफ रेडियम, ठीक है, ये दे दिया। एवोगाड्रो नंबर दे दिया, द मास नंबर ऑफ रेडियम भी दे दिया है, ठीक है, रेडियम का मास नंबर भी अपने को दिया हुआ है। तो ये हो गया आपके ये वैल्यूज़ है ना टोटल। अब यहाँ पर एक पॉइंट क्लियर करता हूँ। एक पॉइंट ये होगा कि ये जो दिया हुआ है नंबर 3.7 ये एक्चुअली है क्या, ये नंबर ये क्या बता रहा है, ये नंबर बता रहा है अपने को dn/dt बता रहा है, dn/dt इट इज़ इक्वल्स टू 3.7 इंटू 10⁻10, ठीक है, ऐसा दिया उसने। अल्फा पार्टिकल्स इमिटेड बाय 1 ग्राम ऑफ रेडियम पर सेकंड, ठीक है। तो वो मास तो कितना भी मास में से निकलो, बात तो एक ही है ना, निकला कितना है dn/dt, ये दिया हुआ है। मतलब इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एक्टिविटी, इसको एक्टिविटी बोलते हैं या फिर रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन आपको दिया है, एक्टिविटी आपको दिया है। तो व्हाट इज एक्टिविटी का फॉर्मूला, तो अब निकालेंगे। एक्टिविटी का फॉर्मूला होता है लैम्डा इंटू एन। अगर अपने पास नंबर ऑफ, ये क्या है, अमाउंट ऑफ न्यूक्लिया है ना, अमाउंट ऑफ न्यूक्लिया अगर आ गया तो एक्टिविटी है अपने पास, लैम्डा निकल जाता फिर अपना। देयरफॉर लैम्डा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू एक्टिविटी अपॉन अमाउंट ऑफ न्यूक्लिया। बस इतना ही अपने को करना है। अब अमाउंट ऑफ न्यूक्लिया जो है एन, वो कैसे निकालेंगे, तो देखो एन का फॉर्मूला अपन पहले भी निकाला था ना अभी, यानी कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल, नंबर ऑफ न्यूक्लिया, अमाउंट ऑफ न्यूक्लिया बोले तो नंबर्स में निकालना है उसका वैल्यू अपने को, समझो। तो वो कैसे निकालेंगे एन को अपन निकालेंगे, एन इज इक्वल्स टू ये एन अमाउंट ऑफ न्यूक्लिया इज इक्वल्स टू एवोगाड्रो नंबर डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, इनटू मास, ठीक है, ये वैल्यू आपके पास में हो जाएगी। तो ये आपके पास में आ जाएगा एक्चुअल में एन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यहाँ आ जाएगा अमाउंट निकाल दिया आपने। अगर अमाउंट निकाला तो वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय एमओ की वैल्यू कितनी है 226 दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, और इंटू मास कितना दिया 1 ग्राम दिया, नीचे 226 ग्राम है ना, तो ऊपर भी ग्राम में हो गया वैल्यू, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास में वैल्यू टोटल, ये n की वैल्यू आ गई। चलो फिर n की वैल्यू को लेते चलते हैं वहाँ पर इक्वेशन में, और इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू एक्टिविटी कितनी है 3.7 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाय, ये वैल्यू को लिखते हैं, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 6.023 इंटू 10⁻23, और नीचे का 226 ऊपर चलेगा, 226 ऊपर चलेगा। ये आंसर हो गया आपके पास में 1.38 इंटू 10⁻11 पर सेकेंड, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से आपको सिर्फ ये निकालना था, लेकिन इसके लिए बात सिर्फ समझ में आनी चाहिए कि आपको पूछा क्या है, dn/dt दिया है और क्या निकालो बोला, बस इतना समझ में आएगा तो आगे कैलकुलेशन आप कर सकते हो। चलो क्वेश्चन है नेक्स्ट के, रेडियोएक्टिव मटेरियल, नीट 2017 का क्वेश्चन है। रेडियोएक्टिव मटेरियल ए हैज़ डीके कांस्टेंट 8 लैम्डा एंड मटेरियल बी हैज़ डीके कांस्टेंट लैम्डा, इनिशियली दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, ठीक है। आफ्टर वॉट टाइम द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ मटेरियल बी टू दैट ऑफ ए विल बी 1/e। तो याद रखो इस क्वेश्चन के अंदर आएगा करेक्शन, एक करेक्शन आएगा इसके अंदर, और वो ये होगा कि ये जो रेशियो आपको दिया है, ये रेशियो एट व्हाट टाइम द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लिया ऑफ मटेरियल ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लिया ऑफ मटेरियल बी टू दैट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ई। ये करेक्टेड वैल्यू है, ये करेक्टेड वैल्यू है, ठीक है। बोनस गया होगा नीट के अंदर ये, क्योंकि 1/e रखेंगे तो आंसर नेगेटिव आ जाता है, और टाइम हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता है। आफ्टर व्हाट टाइम पूछा ना, तो टाइम नेगेटिव नहीं होता है, तो इसलिए ये वाला केस याद रखो। अब यहाँ पर करेक्शन क्या होगा, NB/NA इज इक्वल्स टू क्या आ गया, ई आ गया। अच्छा चलो, अब क्या दिया आपने को, उसने दिया है कि रेडियोएक्टिव मटेरियल ए हैज़ डीके कांस्टेंट, यानी कि जो लैम्डा ए है इसकी वैल्यू है 8 लैम्डा, और जो लैम्डा बी है इसकी वैल्यू है ओनली लैम्डा। इनिशियली दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, यानी कि इनिशियली उनके पास जो नंबर था वो सेम था। मतलब क्या लिखते हैं उसको, इनिशियली को n0 लिखते हैं ना, n0 ऑफ ए ये बराबर है n0 ऑफ बी के, है ना, ये दोनों बराबर बराबर थे पहले। मान लो कि ये n0 ही होंगे,
अलग अलग क्यों बोलते हैं, फिर दोनों को एक ही बोल दो ना फिर तो चलो फिर रेशो निकालते हैं। अपने पास में एक रिलेशन है, क्या रिलेशन है अपने पास, n इज इक्वल्स टू एन नॉट और e का पावर माइनस लैम्डा t, ये रिलेशन है। चलो इस रिलेशन में लगा देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास केस क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे केस हो जाएगा, पहले लिखा मैंने एन बी डिवाइडेड बाई एन ए, ठीक है, ऐसा चाहिए। तो एन जीरो तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कौन, ई रेस टू पावर। तो मैं लिखूँगा ई रेस टू माइनस बी के लिए लिख रहे हो तो लैम्डा टी, और ए के लिए लिख रहे हो तो माइनस 8 लैम्डा टी। अरे समझे कि नहीं, है कि नहीं बराबर, सही है। एन जीरो कैंसिल हो गया ऐसे, अच्छा ऐसा हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, और एन बी अपॉन एन ए का रेशो क्या दिया है, एन बी अपॉन एन ए का रेशो ई दिया है, तो इसको रख लो ई इज इक्वल्स टू, अब ये क्या हो जाएगा, ये आपका ऊपर चला जाएगा वैल्यू, तो ये आ जाएगा ई रेस टू माइनस लैम्डा टी इंटू ई रेस टू 8 लैम्डा टी, है ना, ऐसा हो गया 8 लैम्डा टी। मतलब ये 8 लैम्डा टी माइनस लैम्डा टी बोले तो कितना बचा, तो अपन बोलेंगे यहाँ से ई इज इक्वल्स टू ई रेस टू 7 लैम्डा टी बचा, बराबर है कि नहीं, है ना। इधर 1 है और ये हो गया तो 7 लैम्डा टी, ये हो जाएगा 1, तो इसको बोल देंगे आप इधर 1 इज इक्वल्स टू, ये हो गया 7 लैम्डा टी, ऐसे बन गया। तो आपको निकालने का क्या है, निकालने का क्या है, टाइम तो निकालने का ना, टाइम इज इक्वल्स टू 1/7 लैम्डा, आंसर ये है उसका 1/7 लैम्डा, आंसर ए है उसका, करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। उसका की में भी ए दिया हुआ था, लेकिन अगर क्वेश्चन को अगर सोचो, क्वेश्चन के हिसाब से अगर मैं यहाँ पर इसके हिसाब से 1/e रख देता तो यहाँ पे क्या आ जाता था, -1 आ जाता था, है ना। यहाँ पर क्या रखता था, 1/e रखता था अगर मैं, तो यहाँ पे आ जाता -1, क्योंकि ये तो पॉजिटिव हो चुका ना ऑलरेडी, तो फिर यहाँ पे -1 आ जाता था। ये -1 इज इक्वल टू 7 लैम्डा टी, यानी कि टी इज इक्वल टू -1/7 लैम्डा, तो टाइम माइनस में नहीं हो सकता, तो इसीलिए आंसर वो रॉन्ग होता, ये करेक्शन है उसमें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो आइसोटोप एक्स विथ हाफ लाइफ 1.4 इंटू 10⁹ ईयर्स, हाफ लाइफ पहले मेंशन कर लो यहाँ पर, टी हाफ बोलते हैं इसको, हाफ लाइफ की वैल्यू है 1.4 इंटू 10⁹ ईयर्स, ठीक है, ऐसे लिख दिया। डिकेज टू वाई, यानी कि एक्स जो है वो डीके हो चुका है वाई के अंदर, विच इज स्टेबल। अ सैम्पल ऑफ रॉक फ्रॉम अ केव वॉज फाउंड टू कंटेन एक्स एंड वाई इन द रेशो 1:, यानी एक्स और वाई का जो रेशो है एक्स अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 1/7 है। अब वो एक्चुअली ये एक्स नहीं है एग्जैक्टली, एक्स का रिमेन है, तो अपन बोलेंगे एक्स रिमेन अपॉन वाई, ठीक है ना, ऐसा है। एक्स का जो भी रिमेन बचा होगा उस टाइम पे, क्योंकि वो तो y बनते जा रहा है ना, x जो है ख़त्म हो रहा है और y बनते जा रहा है ऑब्वियसली, तो x रिमेन अपॉन y इज इक्वल टू 1/7 है, ठीक है, ऐसा दिया हुआ इसने। x में से इतना बचा, y इतना है, उसका 1/7 है। तो एज ऑफ द रॉक निकालना है अपने को, एज ऑफ द रॉक मतलब टाइम निकालना है, ठीक है। तो चलो फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, टाइम का एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में, अगर हम इक्वेशन को याद रखते हैं, ये वाली इक्वेशन अगर आपको याद होगी, n इज इक्वल टू n0 और 1/2 का पावर n होता है, और इसके अंदर जो छोटू n होता है वो होता है t/t², ठीक है ना। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं कि t की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से n इंटू टी अपॉन, ये वाला था ना, n इंटू t½ आ जाएगा। t½ आपके पास है, आपको सिर्फ n चाहिए, नंबर ऑफ हाफ लाइफ चाहिए। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे, देखो ज़रा, हम यहाँ पर लिखेंगे कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0 पर कितने न्यूक्लियाई थे, देखो ज़रा, t इक्वल्स टू 0 पर x के जो न्यूक्लियाई थे और y के जो न्यूक्लियाई थे उसको ऐसा लिख सकते हैं हम कि x के न्यूक्लियाई पूरे n0 थे और y के न्यूक्लियाई कुछ भी नहीं थे, ठीक है, क्योंकि x y बन रहा है, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई एट टाइम t, एट टाइम t टाइम पर उसकी वैल्यू क्या है। तो x की वैल्यू कितनी बची होगी, x जो है n0 में से समझो कुछ तो भी ख़त्म हो गया, कितना ख़त्म हुआ, n0 में से x ख़त्म हो गया, तो ये कितना बना, x बना। अरे बात समझ रहे हैं ना, ये x ख़त्म हुआ तो ये x बना, ये 5 ख़त्म होता है 5 बना, ये 10 ख़त्म होता है 10 बना, बात तो एक ही है, ठीक है। ऐसा लिखा जाएगा इसको। ऐसा लिखने के बाद अगर हमारे पास में ये वैल्यू आ गई है तो हमारे पास में क्वेश्चन के अंदर गिवन क्या है, तो हम लिखेंगे गिवन दिया है कि n0 माइनस एक्स, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ x, ये x का रिमेन है,
अपॉन y का जो वैल्यू है वो x है, इसकी वैल्यू आपको दिया 1/7। ठीक है, ये जो था ना ये y का, ये y को बोलेंगे अपन y प्रेजेंट, y की प्रेजेंट वैल्यू एग्जैक्टली अगर बोला जाए तो x रिमेन कितना और y प्रेजेंट कितना, उसको 1/7 बोला है, तो ये हो गया 1/7। ठीक है, आगे लिखते हैं। अगर ये 1/7 है तो फिर क्या हो जाएगा, ये n0/x, ये वैल्यू आ जाएगी n/x0 इज इक्वल्स टू, ये -1 उधर चला गया। ठीक है, ये हो गया 8/7, यानी कि x की जो वैल्यू है अपने पास, x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 7/8 n0। ये x की प्रेजेंट वैल्यू है। ठीक है, ये x की प्रेजेंट वैल्यू है, मतलब x जो है ये जो ये स्मॉल x है, दिस मच अमाउंट decayed from capital X and forms into Y। समझे अब बात को, एकदम क्लैरिटी आ गई पूरी। Y के अंदर इतना बन गया है, तो अपन बोलेंगे ठीक है ये डिकेड हुआ है, तो अनडिकेड कितना है, देयरफॉर X जो हमारा था मटेरियल, X का अनडिकेड अमाउंट कितना होगा, देखो ज़रा, अनडिकेड अमाउंट इनिशियली कितना था n0, उसमें से इसको माइनस कर दो तो वो हो जाएगा n0 - 7/8 n0 दैट इज इक्वल्स टू 1/8 n0। x इतना बचा है, क्या बोलेंगे हम, x इतना बचा है। बस यही तो हमको चाहिए था। अगर ये मिल गया आपको x इतना बचा है, तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा इक्वेशन लग जाएगा। इक्वेशन कैसे लग जाएगा हमारा, देखो सॉल्व करते हैं। देयरफॉर अगर ये वैल्यू आपके पास है तो इसको लिख कर देखो, आपके पास में जो है n की वैल्यू आ चुकी है, n इज इक्वल्स टू 1/8 ऑफ n0, यानी कि n0/8 बोल दो इसको, तो आप क्या बोलते होते हो, n/n0 इज इक्वल्स टू 1/8, 1/8 बोले तो कितना हो जाता है 1/2 का पावर। इसके लिए वैल्यू कितनी थी अपने पास में, ये इक्वेशन, पूरी इक्वेशन कैसे लिख के बताऊँ, देखो n इज इक्वल्स टू, या n/n0 इज इक्वल्स टू 1/2 का पावर 3, सॉरी n 1/2 का पावर n, और n/n0 की वैल्यू कितनी है अपने पास, ये जो वैल्यू निकली है किसकी वैल्यू है, ये n की वैल्यू है, n यानी कि प्रेजेंट अमाउंट ऑफ न्यूक्लियाई। तो प्रेजेंट अमाउंट ऑफ न्यूक्लियाई डिवाइड बाय न्यूक्लियाई बोले तो 1/8 है अपने पास, तो 1/8 को कैसे लिख सकते हैं प्रेजेंट इसके साथ, तो अपन लिख सकते हैं उसको 1/2 का पावर 3, वो n बना देगा आपका। ठीक है, 1/2 का पावर 3 बोले तो आपको क्या बना देगा, n बना देगा, क्योंकि इसके अंदर में क्या है 1/, इट इज इक्वल्स टू ये 1/2 का पावर n। ठीक है, ये ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, समझे, इस तरह से लिखा जाता है। तो n की वैल्यू कितनी हुई 3, अगर n की वैल्यू 3 हो तो टाइम निकला, यस निकला 3 इंटू जो हाफ टाइम दिया होगा, हाफ टाइम कितना दिया है 1.4 इंटू 10⁹ ईयर्स। समझाने में थोड़ा सा लेंथी जाता है बस, लेकिन एक बार समझ में आ गई आपके बात अगर, तो आप इसको यूं ही सॉल्व कर लेते हो, दैट इज इक्वल्स टू 4.2 इंटू 10⁹ ईयर्स। आपके पास कोई और आसान तरीका इसको सॉल्व करने का तो अप्लाई दैट। ठीक है, अपना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्लैरिटी आनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग की, बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग की क्लैरिटी ज़रूरी है। ठीक है, समझे बात को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 4 अल्फा एंड 4 बीटा पार्टिकल्स डिकेड फ्रॉम रेडॉन 222, फाइंड रेशो ऑफ प्रोटॉन नंबर टू न्यूट्रॉन नंबर। यानी कि अपने को रेशो किसका निकालना है, देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन अपॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को n बोल दो थोड़ी देर के लिए। ठीक है, a - z होता है वो एक्चुअली देखा जाए तो, हियर n बोले तो a - z न्यूट्रॉन नंबर। ठीक है ना, a - z ऐसे है। अपने को ये रेशो पूछा है इन द रिजल्टिंग न्यूक्लियाई। अब रेडॉन में से इतने सारे चीज़ें निकल गई है, 4 अल्फा 4 बीटा निकले, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि बीटा कौन सा निकला, बीटा प्लस या बीटा माइनस। तो अपन बोलेंगे यहाँ से समझो निकला होगा बीटा माइनस, या फिर बीटा प्लस ले लो, चलो बीटा प्लस निकालो। ठीक है, बीटा प्लस कोई तो भी एक, लेकिन क्वेश्चन के अंदर ये ज़रूरी देना चाहिए 4 बीटा या फिर अल्फा, अल्फा तो बीटा के अंदर ही प्लस माइनस आएगा बस। ठीक है, ये वाला। अब देखते हैं एक्चुअली हुआ क्या, कितने 4 अल्फा निकले, 4 अल्फा निकले तो अपन यहाँ पे लिखेंगे रेडॉन। ठीक है, ये हो गया 2 2 2। अगर इसमें से 4 अल्फा निकल गए तो जो अपने को न्यूक्लिया मिलने वाला है तो उसका एटॉमिक नंबर कितने से कम हो जाएगा, उसका एटॉमिक नंबर समझ लो, इसका एटॉमिक नंबर z था तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाने वाला है z माइनस, ये कितने निकले 4, 4 2 8, क्योंकि एक बार अल्फा निकलने से 2 कम होता है, तो
तो 4 निकलने से 8 कम हो जाएगा, ठीक है, Z-8। और ये कितने कम हो जाएंगे, A माइनस, अगर इसको A मानते हो, अगर ये A है आपका, तो इधर कितना हो जाता है, इधर हो जाता है A-4, एक के लिए होता है, 4 निकले तो 4 चौक 16, A-16 होने वाला है। तो अब यहाँ पर बोल देंगे A-16 इज इक्वस टू, A-16 बोल दिया तो A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू 222 है, उसमें से 16 निकाल दिया, कितना बचा 206, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 206, यानी आप लिख दोगे, इसके ऊपर डायरेक्ट लिख देता मैं डायरेक्ट 206, ठीक है, ये बचा है। अब आगे अगर ये 206 बचा तो अब आगे जाएंगे, आगे कितने निकालना है अपने को, 4 बीटा निकालना है, 4 बीटा प्लस। अगर बीटा प्लस निकला तो Z क्या होता है, Z माइनस होता है, बराबर है कि नहीं, Z माइनस हो जाता है। तो ऑलरेडी आपके पास में पहले से Z माइनस था, Z-8 था, इसमें से अब 4 बीटा तो और 4 माइनस कर दो, ठीक है, लेकिन ये 206 ही रहेगा ओरिजिनल, ये कोई चेंज नहीं होगा। तब ये कितना हो जाएगा, रेडॉन का Z कितना था ऊपर देखे थे अपने, तो इसका 86 है नंबर, अगर ये 86 है तो उसमें से 8 माइनस कर दो, कितना हो गया 78 आ गया यहाँ पर। 78 में से Z-8 -4, उसमें से और 4 माइनस करो तो कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लो अच्छे से, इक्वेशन सारी सही है कि नहीं, ये हो जाएगा 74 और ये कितना हो गया 206, ठीक है। तो अपने पास में अब आ गया नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो अपन लिखेंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइनल के अंदर में, नंबर ऑफ प्रोटॉन Z इज इक्वल्स टू, तो ये वाले के लिए Z डैश बोल देंगे इसको, Z डैश इज इक्वल्स टू 74, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। और ऊपर कितना आपके पास में 206 है, उसमें से 74 चला जाएगा, तो आपको मिल जाएगा A माइनस Z, ऐसा ले लो, A डैश माइनस Z डैश ले लो डायरेक्टली, तो ये हो जाएगा 206 माइनस Z डैश बोले तो 74, इट इज़ इक्वल टू, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है आपके, क्या ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 132, तो ये रेशो होगा आपका। तो रेशो क्या होगा, Z डैश अपॉन N इज इक्वल्स टू 74 डिवाइड बाय 132, तो ये होगा आपका फाइनल आंसर। इस फाइनल को आंसर को हाईलाइट कर लो, एक बार में चेक कर लो कहीं कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना रह जाए, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है अपने को, देखो यहाँ पर कि रेडिएक्टिव न्यूक्लियस है ऑफ मास m एमिट्स अ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू एंड द न्यूक्लियस रिकॉइल्स, द रिकॉइल एनर्जी विल बी। तो ये वाला केस आपके वो गन और बुलेट जैसे ही होता है, बिल्कुल ठीक है, गन और बुलेट जैसे होता है। समझ लो ये जो है हमारा फोटोन, ये बुलेट है, और ये बाकी ये जो है गन है, और ये गन रिकॉइल होती है, पीछे की तरफ में रिकॉइल होती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा मोमेंटम ऑफ फोटोन जो निकल कर गया है, जैसा बुलेट का मोमेंटम निकालते थे हम, वैसे ही मोमेंटम ऑफ फोटोन कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपके पास में h/c, ऐसे होता है ना मोमेंटम ऑफ फोटोन बोले तो। याद है क्या आपको, नहीं याद आया, क्या करते थे अपन, एनर्जी इज इक्वल्स टू h/v लिखते थे, और एनर्जी को अगर c से डिवाइड कर दिया तो h/v को भी c से डिवाइड कर दो, ये मोमेंटम बन जाता है, इट इज इक्वल्स टू मोमेंटम। एनर्जी अपॉन c क्या होता है, एनर्जी अपॉन c क्या होता है, मोमेंटम होता है, ठीक है। ये वैल्यू अगर आपको याद होगा तो mc² एनर्जी की वैल्यू डिवाइड बाय c किया, इट इज इक्वल्स टू क्या बचा mc बोले तो क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी बोले तो न्यूक्लियस मोमेंटम, ठीक है, याद रखो उसको, साइड बाय साइड लिख दिया कुछ तो। अब लगाओ इसके ऊपर में लॉ ऑफ, क्या हो जाएगा लॉ अपना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगा दो मोमेंटम का, ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे तो आ जाएगा न्यूक्लियस का मोमेंटम बराबर है फोटोन का मोमेंटम, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, दोनों के मोमेंटम बराबर बराबर करने हैं हमारे को जस्ट। तो वैल्यू कैसी निकली हमारे पास में, न्यूक्लियस का मोमेंटम कितना होगा, उसका मास और उसकी वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी को v करके लिखेंगे हम, उसकी वेलोसिटी को यहाँ पे लिख देता हूँ v, ठीक है, उसकी वेलोसिटी v है, मास इंटू वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, इसका मोमेंटम कितना है, इसका मोमेंटम है h/v, अच्छा ये न्यू है, ठीक है, और न्यू अपॉन c, ठीक है, न्यू और ये v अलग अलग है, इसको ऐसा लिख लो, जान दो, चलो कैपिटल V लिख लो बस, ठीक है, दोनों में फ़र्क आपको समझ में आना चाहिए, दोनों की अलग अलग है बोल के, तो इतना लिख दिया। अब इसको ऐसे लिख देंगे v इज इक्वल्स टू h/v अपॉन कैपिटल M, और c कहाँ गया, c तो है उसके लिए,
ये होगी वैल्यू, ठीक है, ये वी होगा। तो हमको क्या निकालने का था क्वेश्चन में से, द रिकॉइल एनर्जी विल बी, अच्छा रिकॉइल एनर्जी बोला है, रिकॉइल एनर्जी बोले तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम वी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगी हाफ एम और वी का स्क्वायर, वी का स्क्वायर बोले तो ये इसका स्क्वायर, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर अपॉन एम का स्क्वायर इंटू सी का स्क्वायर, एक एम ने एम को मार दिया। तो फाइनल आंसर आपके पास क्या बचा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी कितनी बची, एच स्क्वायर न्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे बचा एम, 2m और ये सी स्क्वायर, 2m और ये सी स्क्वायर, ठीक है, ये बचा आपके पास वैल्यू। दिस इज़ द फाइनल आंसर। थोड़ा सा आपको इस तरह का कहीं कहीं पे यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन में पूछा गया द पावर ऑब्टेन इन अ रिएक्टर, ठीक है, द पावर ऑब्टेन इन अ रिएक्टर यूजिंग U-235 डिसइंटीग्रेशन इज 1000, पावर इज इक्वल टू 1000 किलोवाट, किलोवाट का मतलब खुद 10⁻³ होता है, तो ये 10⁻⁶ हो जाएगा टोटल, 10⁻�6 वाट्स, ठीक है। और फिर अपने से पूछा है कि द मास डीके पर आवर इज, द मास डीके पर आवर इज इक्वल्स टू हाउ मच। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्रिटिकल जाएगा लिखने में, तो आपको पहले मास एनर्जी रिलेशनशिप लिखना है। वी नो दैट क्या होता है, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, इसमें से आप मास लिख लो, तो ये हो जाएगा मास इज इक्वल्स टू एनर्जी अपॉन सी स्क्वायर। उसके बाद क्या करो, यहाँ पर लिखेंगे आप कि देयरफॉर मास डीके पर सेकेंड, मास डीके पर सेकेंड, तो आप लिखेंगे डेल्टा एम डिवाइड बाई डेल्टा टी, डेल्टा एम डिवाइड बाई डेल्टा टी, ये हो जाएगा ना आपका। तो डेल्टा एम डिवाइड बाई डेल्टा टी आपने जब लिखा तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये वैल्यू अभी आपके वास्ते चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा आपके पास में डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी इंटू सी स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसी वैल्यू बन गई आपके पास। तो फिर आप इसको कैसे लिख पाएंगे, फिर आप इसको ऐसे लिखेंगे, इट इज़ इक्वल्स टू डेल्टा ई बाई डेल्टा टी 1 अपॉन सी स्क्वायर, ये साइड हो गया, डेल्टा ई अपॉन डेल्टा टी बोले तो कौन हो गया, देखो एनर्जी अपॉन टाइम बोले तो क्या रहता, पावर रहता ना, तो इसको पावर लिख दो सीधा सीधा, पावर अपॉन सी स्क्वायर, समझे, ये हो गया आपका सिंपल फार्मूला। तो पावर की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁶ वाट अपॉन सी स्क्वायर बोले तो 9 इंटू 10⁻16 है ना, सी स्क्वायर बोले तो सी स्क्वायर, अरे इतना चलता ना बाबा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये बन गया kg पर सेकेंड, लेकिन अपने को kg पर सेकेंड नहीं बोला है, ये तो है अपना आंसर, लेकिन अपने को kg पर सेकेंड नहीं बोला है, kg पर आवर बोला है, यानी कि वैल्यू पर आवर में निकालने की। तो इसको फिर क्या करेंगे आप, इट इज़ इक्वल्स टू, तो आपको ये चेंज करना पड़ेगा, डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी इंटू 1 घंटा, 1 घंटे के सेकेंड्स, ठीक है। तो वो ये हो जाएगा आपके पास में 10⁻⁶ डिवाइड बाय 9 इंटू 10⁻16, ये ऊपर चला गया समझो, तो इसको लेके चल जाओ अगर ऊपर लेके जाने का, तो इंटू 3.6 यानी कि 3600, ठीक है, ऐसा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपके पास में फाइनल आंसर जो निकलेगा वो आएगा 40 इंटू 10⁻⁻6 ग्राम्स, यानी कि 40 माइक्रोग्राम, ठीक है, ऐसा केस आता है आपके पास में 40 माइक्रोग्राम, ये हो जाएगी आपके पास वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन समझ में आपके, तो इसी तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस पे ज़्यादा कंसंट्रेट करो। जेई मेंस और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस ना भी करें तो आप चलेंगे इस लेवल पे, ठीक है। अगर मेंस और एडवांस के क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो और आपको नहीं आ रहे तो एडवांस तो नहीं, मेंस लेवल के क्वेश्चन आप डाउट्स में पूछ लो, ठीक है, उसके आंसर मैं आपको डाउट में दे दूंगा अगर डाउट्स आपने पूछ लिया तो, ठीक है। तो अगर वो आपके बुक में देता भी है, नीट के अंदर में मेंस के क्वेश्चन देता है, तो आपको उसको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसके ऊपर में क्वेश्चन नहीं पूछता है। आप लास्ट कोई भी ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो नीट के बेसिक लेवल ही क्वेश्चन पूछता है, और बेसिक की तरफ ज़्यादा ध्यान दो, फंडामेंटल्स आपको अच्छे से आना चाहिए, ऐसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल आपको जल्दी सॉल्व करते आना चाहिए। बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन मेन्स के जो है वो आपको नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम यहाँ पे न्यूक्लियर चैप्टर को अपने फिनिश करते हैं, ठीक है। पढ़िए, इसके ऊपर में एग्जाम दीजिए, और जो टेस्ट हो जाएगा टेस्ट के बाद में फिर हम एनालिसिस करेंगे कि हमने इसमें से क्या सीखा और क्या नहीं, ठीक है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। Thank you very much. Goodbye.